Hello everyone. Today I'm going to discuss the NEET paper. So I'm going to discuss till 20 questions and in the next lecture इसी का जो मैं कल अपलोड करूँगा उसमें मैं अगले वाले क्वेश्चंस को अपलोड कर दूँगा। तो ये जो मैं जिसका डिस्कस करने वाला हूँ टेक्स्ट बुक कोड 45 वाला है और इसमें जो क्वेश्चंस इस बार फिज़िक्स का जो आया था पेपर वो थोड़ा सा ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। तो हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि भाई कैसे इन क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। हालांकि टाइम बहुत लगेगा इनको सॉल्व करने के लिए, बट लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस। ओके, सो इसमें बोला है कि पहला क्वेश्चन है, कंसिडर अ वॉल टैंक वाटर टैंक शोन इन द फिगर, इट हैज़ वन वॉल एट x इक्वल टू l and can be taken to be very wide in the z direction. When filled with a liquid of surface tension s and density rho, the liquid surface makes angle theta naught which is much less than 1 with the x axis, यानी थीटा को आप छोटा मान सकते हो। इन्होंने बोला है कि आपको y एज अ फंक्शन ऑफ x निकालना है और उसमें भी इक्वेशन नहीं निकालनी है, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है, फैमिली ऑफ इक्वेशंस। तो ये थोड़ा सा मैथ्स के साथ ज़्यादा इंक्लाइंड हो जाता है। तो इसमें इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि देखो एक बार देख लेते हैं जो उन्होंने बोला है एंड लेट्स सी। तो जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फर्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि देखो किसी भी इंस्टेंट पे हम लोग यहाँ पर हॉरिजॉन्टल ले रहे हैं और हॉरिजॉन्टल से किसी भी दूरी तक हम लोग सरफेस बना लेते हैं। तो सरफेस अगर बना लेंगे तो यहाँ पर क्योंकि सरफेस को वहाँ कट कर रहा हूँ तो यहाँ पर एस इंटू एल नाम का सरफेस टेंशन फोर्स लगेगा और यहाँ पर हॉरिजॉन्टली लगेगा एस एल। ठीक है। अब क्या होता है कि मान लो यहाँ से हमने बोला है कि यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे ये जो है हमने बनाया है, दिस इज वी हैव टेकन एस एक्स लेंथ एंड दिस इज वी हैव टेकन एस वाई लेंथ। तो यहाँ पर हमने बोला भाई ये एंगल थीटा बन रहा होगा और ये हमारे पास 0 डिग्री एंगल बन रहा है पहले। तो हमें वही थीटा का डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। तो कैसे करेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं कि बेसिकली कुछ कंसेप्ट यूज करते हैं जो फ्लूइड मैकेनिक्स में हमने पढ़े हैं। तो जैसे अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो मैं इस पूरे फ्लूइड का एफबीडी बनाता हूँ किसी इंस्टेंट पे। तो ये फ्लूइड पूरा यहाँ तक भरा हुआ है, मतलब यहाँ से लेके पूरा अंदर तक भरा हुआ है, ये पूरा यहाँ पर फ्लूइड भरा हुआ है। तो इसमें हमारे पास ये तो फोर्स हमें मिल रहा है कि भाई एस एल होगा, ये भी एस एल ही होगा बिकॉज वहाँ पर हम उसको अलग कर रहे हैं उसके खुद के लिक्विड से। लेकिन यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा होगा दैट विल बी, हमने पढ़ा है फ्लूइड मैकेनिक्स में कि कर्व्ड सरफेस पे अगर हमें फोर्स निकालना है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो दैट विल बी एवरेज प्रेशर इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया इन वर्टिकल डायरेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ एरिया इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो प्रोजेक्शन ऑफ एरिया कितना हो जाएगा, इसका हमने ये वाई लिया हुआ है तो पी नॉट यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा, प्रोजेक्शन ऑफ एरिया इज द रेक्टेंगल, तो वाई इंटू एल लेंथ का रेक्टेंगल जो अंदर जा रहा है। वैसे यहाँ पर भी एक फोर्स लगेगा जिसको हम पी डैश ए कह सकते हैं। बट ये पी डैश हमारे पास जो निकालना है वो कैसे निकालना है कि हमें पता है कि भाई यहाँ पर पी नॉट है प्रेशर, तो सेम लेवल पे सेम प्रेशर होता है, तो इधर हमारे पास कितना होगा, पी नॉट ही होगा। और टॉप मोस्ट पॉइंट पे यहाँ पर ब्लू जहाँ पर सर्कल आ रहा है यहाँ पर हमारे पास प्रेशर होगा पी नॉट माइनस रो जी वाई का। तो ऐसे केस में जब प्रेशर वेरी कर रहा होता है तो हमें पता है कि भाई जो एवरेज प्रेशर बनता है वो बनता है सम ऑफ प्रेशर एट अपर एंड लोअर पार्ट एंड अपॉन डिवाइड बाई टू। तो पी डैश तुम्हारा बेसिकली बन जाएगा पी नॉट प्लस पी नॉट माइनस रो जी वाई होल डिवाइड बाई टू, ये बन जाएगा। अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंसिंग करनी है बिकॉज इक्विलिब्रियम में है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन देख लो, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या होने वाला है, इधर से हमारा एस एल लगेगा लेफ्टवर्ड्स, उसके बाद पी डैश ए लगेगा लेफ्टवर्ड्स एंड पी नॉट इंटू वाई एल लगेगा राइटवर्ड्स, और उसमें हमारा कॉस ऑफ कॉम्पोनेंट एस एल कॉस थीटा जो है वो भी राइटवर्ड्स लगने वाला है। अब क्या होता है कि यहाँ पर रख दो सारी चीज़ों को, एस एल प्लस कितना हो जाता है पी नॉट, ये फाइनली अब मैं सॉल्व करूंगा तो पी नॉट माइनस रो जी वाई बाई टू इंटू वाई एल आ जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो कॉमन चीज़ें काट दो एंड हमारे पास आ जाएगा एस एल इंटू वन माइनस कॉस थीटा। ध्यान रखना इसमें थीटा छोटा है, उन्होंने पहले ही बोल रखा है, थीटा धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ेगा। हमने किसी भी एक्स डिस्टेंस पे ले लिया है, हम एल डिस्टेंस की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी भी जनरल एक्स डिस्टेंस पे ले रहे हैं तो थीटा डेफिनेटली उससे छोटा ही होगा। तो ये हमारा बन जाएगा रो जी वाई स्क्वायर अपॉन टू इंटू एल, ये बन जाएगा। तो एल कैंसिल कर सकते हो और यहाँ पर आप लगा दोगे कितना हो जाएगा, टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, दैट विल बी इक्वल टू रो जी वाई स्क्वायर बाय टू। अब क्या होगा कि थीटा बहुत छोटा है तो आप इसको थीटा को बाहर निकाल सकते हो, ये टू एस यहाँ पर है, इसको हो जाएगा थीटा बाई टू का होल स्क्वायर एंड दैट विल बी रो जी वाई स्क्वायर बाय टू।
नाउ सॉल्व फॉर दिस, हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको खोलूंगा तो मैं, तुम्हारा बेसिकली एस थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू रो जी वाई स्क्वायर हो जाएगा। रीअरेंज दिस, थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू रो जी वाई स्क्वायर अपॉन एस। अच्छा, एक और बात कह सकते हैं, थीटा वहां पर हम बात करेंगे तो जो थीटा है वो इधर का स्लोप है, राइट। तो हमें पता है कि टेन थीटा जो होता है उसको हम डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर थीटा छोटा है तो इसलिए हम थीटा को, टेन थीटा को थीटा ही मान सकते हैं, तो थीटा कैन बी रिटन एज डी वाई बाई डी एक्स लेटर ऑन। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं दोनों तरफ y के रिस्पेक्ट में, या फिर एक काम करिए, पहले इसमें लिख दीजिए, ये डी वाई बाई डी एक्स है हमारा, उसका होल स्क्वायर है, इज इक्वल टू रो जी वाई स्क्वायर बाय एस। नाउ व्हाट यू डू इज डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पर हम चेन रूल लगा देंगे, डी वाई बाई डी एक्स का हो जाएगा, फिर उसको दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे तो डी टू बाई डी एक्स टू बन जाएगा, और दूसरी तरफ हमारा हो जाएगा टू रो जी वाई बाय एस। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो तुम्हारा वाई बाई एक्स और यहाँ पर एक डी वाई बाई डी एक्स वाला फैक्टर भी आएगा, राइट। तो एक डी वाई बाई डी एक्स, इसका डी वाई बाई डी एक्स से कैंसिल हो जाएगा, तुम्हारा क्या बचेगा, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, दैट विल बी इक्वल टू, टू कट जाएगा, रो जी अपॉन एस टाइम्स ऑफ वाई। तो इस तरह से हम ये वाला आंसर इसका निकाल सकते हैं, पहले वाले का आंसर हो जाएगा ये वाला। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व, इसका आंसर ये होना चाहिए। थोड़ा सा डिफिकल्ट था यहाँ पर, डिफरेंशियल इक्वेशन का करना था, एंड दिस इज डेफिनेटली एन एडवांस लेवल टॉपिक। तो उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि सेकंड क्वेश्चन देख लो यहाँ पर, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारे पास, ये होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, दिस शुड बी द आंसर, सेकंड ऑप्शन। दूसरा हमारे पास बोला है, माइक्रोस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर, आईपीस ऑफ फोकल लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड द ट्यूब लेंथ ऑफ 40 सेंटीमीटर, इफ डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस विजन इज 25 सेंटीमीटर, मैग्निफिकेशन ऑफ द माइक्रोस्कोप इज। अब देखो माइक्रोस्कोप में क्या होता है, माइक्रोस्कोप में इस तरह से आई लेंस बन रहा होगा और यहाँ पर हमारे पास क्या बनता है, ऑब्जेक्टिव लेंस बनता है। इन दोनों के बीच की दूरी दे रखी है उन्होंने कितनी, 40 सेंटीमीटर। अब इन्होंने बोला कि जो फाइनल इमेज बना रहे हैं लोग, ये बना रहे हैं इनफाइनाइट पे, इसका मतलब ऑब्जेक्टिव के तो फोकल लेंथ पे ही ऑब्जेक्ट की जो इमेज बननी चाहिए वो यहाँ बन रही होगी अपोजिट डायरेक्शन में। कितने दूरी पे होगा, इसका फोकल लेंथ दे रखा है हमें 4 सेंटीमीटर, सॉरी आई पीस जो है उसका 4 सेंटीमीटर दे के रखा है, और ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, तो डेफिनेटली इसकी जो यहाँ से बनेगी, कितनी दूरी पे इमेज बननी चाहिए, इट इज़ 40 सेंटीमीटर की टोटल लेंथ है, 36 सेंटीमीटर्स, कितने पे बनेगी। तो हम निकाल सकते हैं भाई ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा गया होगा, ये यू हम निकाल सकते हैं, और हमें पता है कि जब आपका इनफाइनाइट पे बनता है तो मैग्नीफाइंग पावर, ये याद करने वाला था, ये दिया जाता है वी अपॉन यू इंटू डी बाई एफ, इस तरह से दिया जाता है मैग्नीफाइंग पावर, राइट। तो आपको वही करना है, आपको मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि आप इसका यू निकाल लीजिए, पहले वाले लेंस को लेके, इसका हमें फोकल लेंथ पहले वाले का दिया है 2 सेंटीमीटर, तो दिस इज 2 सेंटीमीटर, तो आप निकाल लो 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू कितना, 1 अपॉन एफ विच इज 2, 1 अपॉन वी इज 36, तो 1 अपॉन यू कितना हो जाएगा, दैट इज 1 अपॉन 36 माइनस 1/2। सॉल्व फॉर दिस और हमें मिल जाएगा कितना, माइनस 17 अपॉन, ओके नॉट माइनस 17, दिस इज 18, तो हाँ तो माइनस 17 हो जाएगा, तो माइनस 17 अपॉन कितना, 36, तो हमें u मिल गया, दैट इज माइनस 36 अपॉन 17, इतना तुम्हारा u आ गया। और बस अब पुट करना है फॉर्मूला में, तो मैग्नीफाइंग पावर कितना हो जाएगा, देखो माइनस वी बाई यू कितना हो जाएगा, 100, सो सॉरी डी बाई एफ, तो वी बाई यू हमारे पास कितना हो जाएगा, दैट इज वी 36 एंड दिस इज माइनस 36 बाई 17, ये हो गया, एंड मल्टीप्लाइड बाई डी बाई एफ विच इज 25 अपॉन फोकल लेंथ इज 4। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये हमारे पास लगभग कितना आ जाएगा, आप देख सकते हैं, जस्ट सॉल्व फॉर दिस, तो लाइक 36 गॉन एंड 17 इंटू दिस, तो अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं इसका आंसर निकालता हूँ, लेट मी सी, सो दैट विल बी इक्वल टू 17 डिवाइड बाई 4, अप्रॉक्सीमेटली 106.25 आता है। तो लगभग इसको आप लगभग 106 के आसपास आ रहा है, तो अप्रॉक्सीमेटली आप लगभग इसको 100 मैग्नीफाइंग पावर इसका मान सकते हैं, तो आंसर शुड बी फर्स्ट वन। तो इस तरह से हम ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट हमारे पास बोला गया है थर्ड ऑप्शन, इलेक्ट्रॉन हमारे पास दिया है मूविंग इन द स्पीड ऑफ c/100 इंजेक्ट इनटू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो हमें पता है भाई, अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन इस तरह से जा रहा है, कोई भी चार्ज पार्टिकल इस तरह से जा रहा है v स्पीड से, और हमने मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दे दिया इस तरह से, ग्रेविटी फ्री स्पेस मान लेते हैं। अब आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ दिया जाए ताकि डिफ्लेक्ट ना हो, मतलब नेट फोर्स जीरो हो जाए उस पर।
तो क्या करेंगे, हमें पता है कि भाई v क्रॉस v से हमें आंसर निकालना होता है, तो अगर इसमें फोर्स बाहर की तरफ आएगा, v क्रॉस v करेंगे तो हमारा v पे हाथ रख के b की तरफ कर्ल करो तो थंब बाहर की तरफ आएगा। तो हमें पीछे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पीछे नहीं क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो हमें आगे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना पड़ेगा। ई वेक्टर बाहर की तरफ होना चाहिए ताकि आपका जो फोर्स है वो पीछे की तरफ आए। और मैग्नीट्यूड वाइज अगर हम बात करें तो फोर्स सेम रखना है, तो आप बेसिकली क्यू टाइम्स ऑफ ई वेक्टर जो होना चाहिए वो माइनस ऑफ क्यू टाइम्स ऑफ वी क्रॉस भी होना चाहिए। सभी यहाँ पर परपेंडिकुलर ही हैं, तो बेसिकली मैग्नीट्यूड वाइज ई इज इक्वल टू वी भी आ जाएगा। तो आप देख लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना देना पड़ेगा, दैट इज 100 C/100 है, और मैग्नेटिक फील्ड हमें दिया हुआ है कितना, इट इज 9 इंटू 10⁻⁴। सो 9 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁴। सो सॉल्व फॉर दिस, दैट विल बी 3 इंटू 27 आ जाएगा, एंड 6 और 2, तो 27 इंटू 10⁻² आ जाएगा। तो बेसिकली 27 इंटू 10⁻² देना पड़ेगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो हमारे पास परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही देना पड़ेगा इस तरह से। ओके, नाउ उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, देर आर टू इंक्लाइन सर्फेसिस ऑफ इक्वल लेंथ L एंड सेम एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन 45 विद द हॉरिजॉन्टल, वन ऑफ देम इज रफ एंड द अदर इज परफेक्टली स्मूथ। ओके, ऑलराइट। तो यहाँ पर उन्होंने क्या बोल रखा है कि हमारे पास ये दो इंक्लाइन सरफेस दी हुई हैं और एक से नीचे आने का टाइम जो है दूसरे वाले का डबल है। तो मान लीजिए यहाँ पर एक इंक्लाइन सरफेस दी है, ये भी 45 डिग्री पे है, और एक मिनट, हाँ, और मतलब ये स्मूथ है, और दूसरी वाली हमारे पास रफ है, वो भी 45 डिग्री पे ही है। तो मान लो ये भी 45 डिग्री पे है। अब ये रफ है, इसका म्यू है, तो ये हमने ये क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन करते हैं उसमें, जब आपकी यहाँ पर नीचे की तरफ आने वाली होगी तो उसका जी साइन थीटा लग रहा हुआ है यहाँ पर एक्सेलरेशन, और दूसरे वाले का अगर मैं निकालूंगा तो इसमें क्या होगा, नेट फोर्स हमारे पास हो जाएगा नीचे एम जी साइन थीटा है, और ऊपर की तरफ लगेगा माइनस म्यू एन विच इज म्यू एम जी कॉस थीटा। ठीक है, तो इसको मैं सीधा लिख सकता हूँ कि यहाँ पर क्या बन जाएगा, इसका डाउनवर्ड, इसका अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो एम जी टाइम्स ऑफ साइन थीटा आएगा माइनस म्यू कॉस थीटा, वो हम कर सकते हैं। एक मिनट, इसका मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ साइज। ओके, सो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो हमारे पास क्या बन जाएगा, तो एक्सेलरेशन इसका कितना आ जाएगा, देखो नेट फोर्स इज एम जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, और इसके मास से डिवाइड कर दो, आपका आ जाएगा एक्सेलरेशन। अब उन्होंने बोला कि इसका टाइम अगर t1 है और इसका टाइम अगर t2 है तो t2 इज 2 टाइम्स ऑफ t1, ये हमारे पास है। हम लोग क्या कर सकते हैं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। हमें पता है कि भाई ये जीरो स्पीड से चल रहे हैं दोनों, तो डिस्प्लेसमेंट दोनों का सेम है। मान लीजिए एल लेंथ ट्रेवल की जा रही है, तो एल इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, राइट। तो इसका मतलब क्या होता है, टाइम जो होगा 2l अपॉन ए के आसपास होगा, दोनों का एक्सेलरेशन रख दो। तो t2 उसका टाइम पीरियड है, तो हमारे पास हो जाएगा 2l अपॉन जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। एक तो ये हो गया है अंडर रूट, और दूसरे जगह 2 टाइम्स ऑफ 2l अपॉन जी साइन थीटा। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ, सब कुछ रिड्यूस करता हूँ, देन आई विल रियलाइज कि यहाँ पर फाइनली हमारे पास हो जाता है कितना, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा जो है that will be equal to 4 times of this will be equal to sin थीटा, ये हो जाएगा। अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो हमारे पास बन जाएगा म्यू विल बी इक्वल टू 3/4 टाइम्स ऑफ टेन थीटा, ये बन जाएगा। थीटा 45 दिया हुआ है, तो हमारे पास बेसिकली 3/4 आ जाएगा, यानी 0.75। तो बेसिकली 0.75 हमारा आंसर इसका हो जाता है, दैट विल बी इक्वल टू 0.75। तो इसका आंसर फोर्थ वाला होना चाहिए, फोर्थ ऑप्शन शुड बी द आंसर टू दिस। ठीक है, दिस इज द फोर्थ ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्या बोला है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू सिमिलर कार्ट्स ए एंड बी आर 100 and 225 respectively on applying brakes. Car A stops after 1000 meter and car B stops after 1500 meter. F A F B are the force applied by the brakes on the car A and B respectively in the ratio of F A and F B is। मेरी बात सुनो, इसमें सिंपल हमें क्या करना है कि हमारे पास कार्स दी हुई हैं, हमारे पास क्या है कि कार दी हुई है इस तरह से कोई भी, और मान लीजिए इसके पास कुछ अपनी खुद की एनर्जी थी, मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी ई थी। अब जब उसको ब्रेक लगाया तो फाइनली क्या हुआ, उसको रोकने में टाइम लगा, तो डेफिनेटली थ्रू आउट द ड्यूरेशन कुछ फोर्स पीछे की तरफ लग रहा होगा।
तो मान लीजिए अगर टी टाइम तक चला तो हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे, तो वर्क डन बाय एफ मस्ट बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन बाय एफ क्या होगा, जैसे एफ इंटू टाइम टेकन टी दैट इंटू डिस्प्लेसमेंट, सॉरी एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट, so that will be equal to f into displacement by the car is equal to change in kinetic energy, that will be the negative work done 0 minus half mv square, right? तो बेसिकली f into s जो होगा that will be एनर्जी e, इनिशियल एनर्जी। तो दोनों के लिए यही होने वाला है, तो दोनों के लिए डिवाइड कर दो, तो बेसिकली एफ ए अपॉन एफ बी क्या होगा, अपॉन इंटू एस ए अपॉन एस बी, दैट विल बी इक्वल टू ई ए अपॉन ई बी। तो बेसिकली ये हो जाता है। अब एफ ए का क्या बोल रखा है भाई, इनिशियल एनर्जी ऑफ ए इज 100, अब बस वैल्यू रख दो। एस ए कितना दिया हुआ है 1000 और दूसरे का 1500, तो एफ ए अपॉन एफ बी, ये है हमारे पास 1000, ये है 1500, और ई ए हमारे पास कितना दिया हुआ है, ई ए इज 100 एंड 225, तो दिस इज 100 और 225। जस्ट सॉल्व फॉर दिस, so this will be 25 4 25 9 this is 2 and 3। सो अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो एफ ए अपॉन एफ बी कितना हो जाएगा, सॉरी कितना हो जाएगा 2/3। तो सिंपल हमें इसी तरह से निकालना था, इसका आंसर सीधा 2/3 हमारा आ जाता है, तो आराम से हम इसको कर सकते हैं। आंसर विल बी फाइनली 2/3, राइट। तो एफ ए अपॉन एफ बी निकालना था एंड इट इज गोइंग टू बी 2/3, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, ये वाला क्वेश्चन है, द करंट पासिंग थ्रू द बैटरी इन द गिवन सर्किट इज। यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो ये जो 6 वाला है ना, ये इससे करंट पास नहीं करेगा, ये व्हीटस्टोन ब्रिज बना रहा है, राइट। अगर मैं इसको रीड्रॉ करके दिखा दूं, देखो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं अच्छे से करता हूँ, यहाँ पर ए कर दिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या किया, इधर ए लगा दिया, ओके। उसके बाद मैंने इधर डी लगा दिया है, डी नहीं, यहाँ पर ए बी लगा देते हैं, सॉरी यहाँ पर हमने बी लगा दिया है, और यहाँ पर मैंने ई लगा दिया है, और यहाँ पर मैंने लगा दिया ए, और यहाँ पर लगा दिया मैंने डी। तो बी और ए के बीच में हमारे पास 5 ओम का रेजिस्टेंस दिख रहा है हमें, तो यहाँ पर हमने 5 लगा दिया, राइट। ए और बी के बीच में भी हमें दिख रहा है, ए और बी के बीच में 5 हो गया। बी और सी के बीच में देख लो, तो बी और सी हमारे पास बेसिकली डी ही है, सी और डी सेम पोटेंशियल पॉइंट्स हैं, और एफ और ए सेम पोटेंशियल पॉइंट्स है, तो यहाँ पर हो गया। तो बी और सी के बीच में लग रहा है, तो बी और सी के बीच में लगा दो कितना 2.5 ओम्स, तो यहाँ पर लगा दो 2.5 ओम्स लग गया। उसके बाद हमारे पास है एफ और डी के बीच में, एफ और ई हमारे पास कितना है 3 ओम्स है, तो 3 ओम्स लगा हुआ है। एंड ई और डी के बीच में लगा दो, तो ई और डी के बीच में 1.5 लगा हुआ है, राइट। और बीच में वो हमारा रेजिस्टेंस जो है वो नीचे लगा हुआ है। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट वाले का रेशियो कितना आएगा, अपर और लोअर वाले का 2 आ रहा है, दूसरे वाले में भी 2 आ रहा है, तो बीच वाले रेजिस्टेंस को एकदम से आप हटा सकते हो। तो अगर बीच वाले को आप हटा देते हो फिर इजीली आपका इक्विवेलेंट निकल जाता है। ये हमारे पास दोनों सीरीज में हो जाएंगे, तो इसका बन जाएगा 8, और इसका हमारे पास कितना बन जाएगा 4। 8 और 4 पैरेलल में है, तो इक्विवेलेंट क्या बन जाएगा हमारा, इक्विवेलेंट बन जाएगा सिंपली 12, सॉरी 8 और 4 है ना, तो मल्टीप्लाई करते हैं फॉर द 32 अपॉन 12, सो दैट विल बी हाउ मच 16/6 एंड 8/3, तो 8/3 हो जाएगा। ऊपर हमारे पास कितना दिया, 8/3 प्लस 1/3, नीचे वाला कितना हो जाएगा 9/3 विच इज 3, और ऊपर तो 4.5 बन जाएगा। 4.5 प्लस 5.5 एक और है, तो दैट विल बी 10। तो हमारे पास नेट जो हमारे पास रेजिस्टेंस है वो 10 बन जाएगा, तो 5/10 कर लो, तो हमारा कितना आ जाएगा 0.5 एम्पियर्स का करंट आ जाएगा। तो 0.5 एम्पियर्स का, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर जो होना चाहिए वो 2 होना चाहिए, राइट। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं इस वाले को, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है अ बॉब ऑफ हैवी मास एम इज सस्पेंडेड बाय अ लाइट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल। मतलब बेसिकली नीचे से आपने कुछ वेलोसिटी दी है उसको, और ऊपर जाके भी इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी बिकॉज ये स्ट्रिंग है। तो उन्होंने बोला है कि भाई रेशियो बताना है v और इनिशियल स्पीड v नॉट का। तो इसको हम थोड़ा सा अच्छे से करते हैं, देखो तो इसमें क्या है, देखो इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या बोला है कि यहाँ पर एक बॉब है जिसको हमने कुछ स्पीड दिया v नॉट का, ठीक है, इधर v नॉट का स्पीड दिया।
अब वी नॉट का स्पीड दिया है तो टॉप पॉइंट पे वो इस तरह से जा रहा है धीरे धीरे, ठीक है। और यहाँ पर जाके उसका जो है स्पीड कुछ हो जाता है वी, राइट। और यहाँ पर जाके वो स्लैक भी करता है, राइट। और जो एंगल हमें दिया है वो यहाँ से एंगल दिया है हॉरिजॉन्टल से, ठीक है। अब क्या करना है, देखो यहाँ पर जब वो स्लैक होने वाला होगा तो होगा क्या कि उसका जो अंदर का, जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो नीचे उसका एम जी लगी रहा होगा यहाँ पर, राइट। और अगर ये थीटा है तो यहाँ से इधर से एंगल थीटा होगा, तो इधर जो तुम्हारा आएगा स्ट्रिंग के अलॉन्ग एम जी साइन थीटा आएगा। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो आपका आएगा वो आएगा एम वी स्क्वायर बाय एल। तो ये लगभग जस्ट बराबर हो रहे होंगे, तो आप एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय एल निकाल सकते हो। तो बेसिकली वी स्क्वायर का आपका आंसर आ जाता है जी एल साइन थीटा। ये बेसिकली हमारा हो गया, ओके। नाउ क्या करना है कि हमें नीचे वाले का भी निकालना है, तो हम क्या करते हैं एनर्जी कंजर्वेशन लगा देते हैं ऊपर और नीचे वाले के बीच में। तो 1 और 2 पॉइंट के बीच में आप एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो। तो हम क्या करेंगे, नीचे एनर्जी कितनी है हाफ एम वी स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर, और ऊपर कितनी हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी। नीचे वाले को हमने इसको रेफरेंस मान लिया यू इक्वल टू जीरो। तो हाइट कितनी है, देखो ये नीचे एल हो गई और ये हाइट कितनी है यहाँ पर एल साइन थीटा हो गई। तो टोटल हाइट वो कितना चला एम जी एल इंटू वन प्लस साइन थीटा। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस टू जी एल इंटू वन प्लस साइन थीटा, ये बना। और इसको फिर वी स्क्वायर को रख दो यहाँ पर, तो वी स्क्वायर को अगर मैं रखता हूँ जी एल साइन थीटा तो हमारा बेसिकली बन जाएगा 2 + 3 साइन थीटा। तो अगर मैं इन दोनों का रेशियो निकालता हूँ तो v बाई वी नॉट का होल स्क्वायर जो हमारे पास होगा दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, दैट विल बी जी एल कट जाएगा साइन थीटा अपॉन 2 + 3 साइन थीटा, एंड दोनों का अंडर रूट ले लो तो बेसिकली v अपॉन वी नॉट जो होगा दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ साइन थीटा अपॉन 2 + 3 साइन थीटा। तो फाइनली हमारे पास यही आंसर आ जाएगा, ये तो साइन थीटा अपॉन 2 + 3 साइन थीटा। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है ये। तो साइन थीटा अपॉन 2 + 3 साइन थीटा, तो हमारे पास फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, दिस विल बी द आंसर इन दिस केस, ओके। नेक्स्ट हमारे पास ये देखो भाई, इसको करने का एक तो एट्थ वाला क्वेश्चन आउटपुट ये सेमीकंडक्टर से है। तो इसमें क्या है ना, एक तो तरीका ये है कि आप सीधा सीधा 0 1 0 1 करके देखो और रिजल्ट निकाल लो, या फिर हम एक और है जो हमारे पास फार्मूलास होते हैं जो सेमीकंडक्टर्स में डिजिटल गेट से पढ़ाए जाते हैं, तो दिया जाता है मॉर्गन्स रूल्स करके। तो अगर उससे करते हो तो आप जल्दी आंसर निकाल लोगे। कैसे निकालोगे, देखो भाई यहाँ पर पहला वाला जो है उसमें और ये और है और पीछे इसके नॉट लगा हुआ है, ये एंड है और उसके पीछे नॉट लगा हुआ है, तो ये ऐड कर देगा ए प्लस बी ऊपर वाला और वाला, और उसका अपोजिट दे देगा यानी ए प्लस बी बार देगा। ये नीचे वाला मल्टीप्लाई कर देगा उसका बार देगा यानी ए बी बार देगा। अब ये जो बीच वाला है ये भी एंड गेट ही है, तो एंड गेट इनको मल्टीप्लाई कर देगा, क्या बन जाएगा ए प्लस बी बार होल और इंटू ए बी बार हो जाएगा, राइट। अब हम क्या कर सकते हैं कि इनको ब्रेक कर सकते हैं, जैसे ए प्लस एक मॉर्गन रूल होता है जिसमें कहा जाता है कि भाई ए प्लस बी बार जो होता है वो ए बार प्लस बी बार बन जाता है, एंड ये हमारे पास इस तरह से बन जाता है। तो इसी को मैं करता हूँ भाई, यहाँ पर ये बन जाएगा ए बार इंटू बी बार और ये बन जाएगा ए बार प्लस बी बार, राइट। तो अब इसको सॉल्व करना है, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा ए बार इंटू बी बार इंटू ए बार प्लस ए बार बी बार इंटू बी बार। अब देखो भाई यहाँ पर बी बार इंटू बी बार तो बी बार के बराबर ही है, तो ए बार बी बार बन गया ये, और ये हमारे पास क्या, ये भी ए बार दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो ए बार को उसी तरफ ले जाओ, बी बन जाएगा बी बार ए बार, एंड दैट बिकम्स 2 टाइम्स ऑफ ए बार बी बार, ओके। नाउ 2 टाइम्स ऑफ ए बार बी बार इज नथिंग बट ए बार बी बार ओनली, बिकॉज अगर ये 0 आता है तो 0 बन जाएगा, 1 आता है तो 1 बन जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू ए बार बी बार। और फिर उल्टा लगा दो वही रूल, तो हमारे पास बन जाएगा ए प्लस बी का बार। ए प्लस बी का बार हमारे पास क्या होता है, नॉर का सिंबल होता है, ए प्लस बी और देता है और ऊपर नॉट लगा दिया तो नॉर आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर फोर्थ वाला बनना चाहिए। उसके बाद बोला है कि नाइन्थ वाला क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय दिस। देखो सिंपल है, यहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फेज है वो हमेशा सेम रहता है, तो इसमें कॉस वाला कॉम्पोनेंट बन रहा है तो कॉस वाला ही बनेगा, लेकिन मैग्नीट्यूड थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो कॉस वाला किस में बन रहा है, इसमें बन रहा है, इसमें बन रहा है और इसमें बन रहा है, तो फोर्थ वाला तो डेफिनेटली हट गया। और इसमें सी थर्ड वाले में मैग्नीट्यूड 6 ही रखा है, तो ये तो हो नहीं सकता। तो बेसिकली आपका
पहले और दूसरे में से कोई हो सकता है। अब देखो भाई क्या होता है, मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे तो इतना हमें पता है भाई, ईएम वेव्स में पढ़ा होगा कि जो हमारे पास बी होता है वो सी वी के ये जो ई होता है वो सी बी के बराबर होगा। तो बी हमारे पास ई बाई सी हो जाएगा। तो अगर ई बाई सी करोगे तो 60/3 × 10⁻8, तो बेसिकली 2 × 10⁻⁷ बन जाएगा। तो दोनों में सेम ही दिया हुआ है। अब हमें दिक्कत है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड एक्स में आएगा वाई में आएगा। तो देखो यहाँ पर के जो है ना, ये के एक्स में दिया हुआ है। इसका मतलब है कि आपकी जो वेव है वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है, क्योंकि यहाँ पर के एक्स प्लस ओमेगा टी है। अपोजिट होता तो पॉजिटिव एक्स में जाती है, ये नेगेटिव एक्स में जा रही है। और तुम्हारा जो, जैसे मैं अगर एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पर बनाऊँ तो यहाँ पर होता है तुम्हारा एक्स, मान लो ये हो जाएगा तुम्हारा वाई, और ये आगे की तरफ हो जाएगा जेड। तो तुम्हारा नेगेटिव एक्स में जा रही है और तुम्हारा ये ऑलरेडी जेड में है। तो हमें इस तरह से करना है कि ई क्रॉस बी इसकी डायरेक्शन दे। तो ई क्रॉस बी कैसे करोगे, तो उसके लिए आपका वाई में होना ही जरूरी है, तभी आपका नेगेटिव एक्स में आएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो ई जेड क्रॉस मतलब बेसिकली के क्रॉस जे करोगे तो आपका माइनस आई कैप आता है। तो बेसिकली इसके हिसाब से आंसर पहले वाला ही होना चाहिए। आराम से नॉर्मल इन्फॉर्मेशन के बेस पे हम इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बॉल ऑफ मास 0.5 इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट ऑफ 40 मीटर, द बॉल हिट्स द ग्राउंड एंड राइजेस टू हाइट ऑफ 10 मीटर। देखो इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें हमारे पास क्या है कि भाई ऐसे बॉल जो ऊपर से गिर रही है, मान लो h1 हाइट से गिर रही है, और बाद में h1 हाइट से गिर रही है, v1 स्पीड उसने गेन की, बाद में टकराने के बाद उसने v2 स्पीड की और वो बेसिकली h2 हाइट तक गई। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके, क्योंकि इनिशियल स्पीड इसकी 0 थी, तो हम निकाल सकते हैं कि जो हमारा v होगा वो √2gh1 होगा। और सेकंड वाले के लिए भी इतना ही है कि भाई नीचे v2 दी h2 तक गई, या फिर इट इज द सेम कंडीशन कि भाई आप ऊपर 0 स्पीड से नीचे ड्रॉप कर देते तभी भी उसने v2 ही गेन किया होता, तो 2gh2 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में पूछा गया है इम्पल्स इम्पार्टेड, यानी हमें एक्चुअल में v1 v2 निकालने पड़ेंगे। तो h1 कितना दिया है अपने को, h1 इज 40, तो 40 रख दो। 40 फिर हमारे पास कितना हो जाएगा, अच्छा g को 9.8 लेना है, तो बेसिकली कितना हो जाएगा 8 × 9.98 ये हो जाएगा। और v2 कितना हो जाएगा, h2 इज 10, तो 2 × 98 ये हो जाएगा। तो 2 × 90 इज 196, तो 14 एग्जैक्टली आ जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ 14 हो जाएगा। तो इम्पल्स हमारे पास चेंज इन मोमेंटम होता है, बट ये बेसिकली ऐड होगा। तो बेसिकली मास इंटू 3 टाइम्स ऑफ 14 हो जाएगा, बिकॉज अपोजिट डायरेक्शन है। मास इज गिवन टू बी 0.5, तो 0.5 ऑफ दिस इज 21, तो 21 न्यूटन सेकेंड्स हम निकाल सकते हैं। ये इसका इम्पल्स होना चाहिए। तो फर्स्ट वाला आंसर इसका हो जाना चाहिए। ओके, नाउ 11th वाला क्वेश्चन में क्या बोला है, ए बी इज पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, द पोटेंशियल डिफरेंस ये निकालना है। तो भाई इसके लिए हम सिंपल क्या करते हैं, आपका जो किरचॉफ वोल्टेज लॉ है वो निकाल लो यार। आप ए से स्टार्ट करो, वी ए माइनस एल डी आई बाई डी टी माइनस 5 माइनस आई आर इज इक्वल टू वी बी। निकालने को बोला वी ए माइनस वी बी, तो आप रीअरेंज कर दो चीज़ों को, 5 प्लस आई आर प्लस एल डी आई बाई डी टी। अब देखो यहाँ पर, तो 5 तो हमारे पास एज इट इज है, आई आर कर लेते हैं। तो आई इज 20, सॉरी आई इज 2, ओके ओके, तो 2 है, तो 2 × 2 कितना हो जाएगा, दिस इज 4 प्लस एल डी आई बाई डी टी। एल कितना है हमारे पास, 1 × डी आई बाई डी टी, और ये इंक्रीज कर रहा है, तो बेसिकली इसको डी आई बाई डी टी को 1 मान लो, तो दैट टर्न्स आउट टू बी कितना, 10। तो 10 वोल्ट हो जाएगा, ज़्यादा इसमें कुछ करना ही नहीं था। अगर किरचॉफ लॉ आता था तो इसको आप जल्दी कर सकते थे। 12th, a 2 ampere current is flowing through two different small circular copper coils having a radius of this. The ratio of the respective magnetic moments will be. तो मैग्नेटिक मोमेंट्स की बात करें तो मैग्नेटिक मोमेंट होता है I इंटू कंटेन्ड एरिया, राइट, दिस इज मैग्नेटिक मोमेंट। अब तुम्हें मैग्नेटिक मोमेंट का रेशियो निकालना है, μ1/μ2। तो I दोनों का सेम दिया, तो बेसिकली A1/A2 करना पड़ेगा, राइट। तो A1/A2 क्या है, बेसिकली पाई R1 स्क्वायर, तो R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर करना है तुम्हें। ओके, तो बस निकाल लो, रेडियस का रेशियो दिया तो 1:4 हो जाएगा सीधा। और क्या है, पहला अपॉन दूसरा करेंगे तो 1/4 ही आना चाहिए, तो इस तरह से पहला हो जाएगा। तो दिस इज इजी क्वेश्चन, दिस कैन बी सॉल्व्ड। नेक्स्ट है, इन अ सर्टेन कैमरा अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 सिमिलर थिन लेंसेज आर अरेंज्ड एक्सियली इन कॉन्टैक्ट, देन द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन एंड द टोटल मैग्निफिकेशन इन कंपैरिजन टू पावर पी एंड मैग्निफिकेशन ऑफ ईच लेंस विल बी। देखो इसमें सिंपल हमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। देखो भाई, अगर हमारे पास n लेंस हमने साइड साइड में लगा दिए हैं, तो हमें पता है कि भाई नेट फॉर्मूला क्या होता है इक्विवेलेंट का, आप सीधा फोकल लेंथ को ऐसे ऐड कर देते हो थिन लेंसेज के लिए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ।
तो अगर सबका पावर सेम हुआ तो जो इक्विवेलेंट पावर है वो n टाइम्स ऑफ p हो जाएगा, लेकिन मैग्निफिकेशन मल्टीप्लाई होता है, तो टोटल मैग्निफिकेशन जो हमारे पास होगा दैट विल बी मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑल द मैग्निफिकेशंस, तो m की पावर n हो जाएगा। तो अगर 4 हैं तो पावर विल बी 4p बट मैग्निफिकेशन विल बी m की पावर 4, तो थर्ड इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, इसका डेरिवेशन बेसिकली किया जाता है कि अगर आपने दो लेंस साइड बाय साइड रखे हैं, 10 लेंसेज, तो मैग्निफिकेशन मल्टीप्लाई होता है, नेट मैग्निफिकेशन। इनफैक्ट ये चीज़ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में भी देखने को मिलती है। तो अगर ध्यान से देखोगे माइक्रोस्कोप के आंसर को, एंग्लो मैग्निफिकेशन के आंसर को, उसमें आपने मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस किया हुआ है। ओके, नेक्स्ट वाला देख लो। Oxygen cylinder of volume 30 has 8.2 moles. After some oxygen is withdrawn from the cylinder, its gauge pressure drops to 11 atmospheric pressure at temperature 27. The mass of the oxygen withdrawn from the cylinder is nearly equal to. Okay. तो ऐसा हम मान के चल रहे हैं भाई, आइसोथर्मल कंडीशन है, तो क्या करते हैं कि हमें मोल्स निकालने हैं। तो देखो भाई, पहले प्रेशर आप निकाल लो और बाद का प्रेशर आपको दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स आप बाद में निकाल लो, हो जाएगा, बस में कुछ करना नहीं है। देखो ये तो खुद कर सकते हो, पी वी इज इक्वल टू एनआरटी लगा दो, राइट। तो हमारा फाइनल प्रेशर कितना दिया है, प्रेशर ड्रॉप्स टू 11 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट टेम्परेचर दिस। देखो गेज प्रेशर दिया तो एक्चुअल में प्रेशर 12 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। तो बेसिकली हम अगर एटमॉस्फेयर और लीटर में वॉल्यूम ले रहे हैं तो हमें फिर 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाद में। तो एटमॉस्फेयर कितना है, 12 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वॉल्यूम हमारे पास 30 लीटर है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, और आर दिया हुआ है 100/12 यूज करने के लिए, एंड टेम्परेचर इज 300 केल्विन। अब इसको सॉल्व कर लो भाई। देखो यहाँ पर 100 3 हटा दो, यहाँ पर भी 3 हट गए, एंड 3 4 जा, एंड दिस इज 2 5। सो नाउ सी व्हाट हैपेंस, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12 से 36 इंटू 2/5। So number of moles comes out to be 72/5, and that is 5 1 जा 5 4 जा 20.4 14.4 moles। तो पहले जो हमारे पास मोल्स थे वो कितने थे, 18.2 मोल्स थे। तो हमारे पास मोल्स कितने लॉस हुए, 18.2 minus 14.4, so that turns out to be what, 12 minus 4 is 8.3 moles। तो 3.8 मोल्स गए हैं। अब निकाल लो भाई मास कितना होगा, 3.8 मोल्स, एक का मोलर मास कितना है, 32 होता है, तो 32 ग्राम्स होता है, केजी में निकालना है, 10⁻³ कर दो। तो अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो 3.8 मल्टीप्लाइड बाय 32, तो 0.1216 आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली द आंसर होगी 0.1216, तो इतना केजी में आ जाएगा। तो लगभग क्लोजेस्ट ऑप्शन हमारा पहला वाला है। यहाँ पर आंसर एग्जैक्टली मेरा उतना नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो लिखा है फॉर्मूला उसमें 100 सीधा मल्टीप्लाई कर दिया। एग्जैक्टली 100 मल्टीप्लाई नहीं होता है, बिकॉज वो 101 आपको एक्चुअल में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो रियलिस्टिकली अगर चीज़ें रखोगे तो एग्जैक्ट आंसर आ जाना चाहिए। जैसे यहाँ पर 1 एटमॉस्फेयर दिया, तो अगर आप एक्चुअल में क्या करते, 11 एटमॉस्फेयर यानी 12 एटमॉस्फेयर टोटल प्रेशर होता, तो उसमें आप पहले न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करते बाय मल्टीप्लाइंग दिस, तो आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाता है। तो मैंने वो किया नहीं, मैंने सीधा अप्रॉक्सीमेटली 100 मल्टीप्लाई करके आंसर किया, तो अप्रॉक्सीमेटली आंसर में हमारे पास क्लोजली आ गया। और वही हमें करना होता है एग्जाम्स में, इतना टाइम नहीं होता कि हम हर चीज़ करने बैठेंगे। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन काफ़ी रिपीटेटिव है, ये काफ़ी मॉड्यूल्स में भी दिया जाता है। In some appropriate units, time and position relation of a moving particle is given by this. The acceleration of the particle is। अरे देखो इसमें सिंपल क्या करना है, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये हर बुक में दिख जाएगा थोड़ा बहुत। तो दिया हुआ है t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ओके, तो बोल रखा है कि भाई t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है। तो काम करो, पहले टाइम से डिफ्रेंशिएट कर दो। तो 1 इज इक्वल टू 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस डी एक्स बाई डी टी, राइट। कॉमन निकाल के रीअरेंज कर लो, तो डी एक्स बाई डी टी हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट विल बी 1/2x प्लस 1। ये हमारे पास वेलोसिटी बन गया। एक्सेलरेशन निकालना है, फिर से डिफ्रेंशिएट कर दो, राइट। तो चेन रूल लगेगा, तो उसका कंप्लीट डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/2x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, और एक बार फिर से इसको डिफ्रेंशिएट किया जाएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ डी एक्स बाई डी टी। डी एक्स बाई डी टी इज नथिंग बट स्पीड ओनली, जो ऊपर दिया हुआ है। तो उसको अगर आप रखोगे तो क्या बन जाएगा, that is 2/2x plus 1। just put the values and you'll get -2/2x plus 1 का होल क्यूब। तो फाइनली इतना ही आंसर आ जाएगा।
इसको और भी लॉन्गर तरीके थे, बट दिस इज द इजीएस्ट एंड फास्टेस्ट वे। तो मेरे ख्याल से इसका जो आंसर है वो आपका सेकंड वाला हो जाना चाहिए। सेकंड वन शुड बी द आंसर इन दिस केस। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि हमें दिया हुआ है एसी सप्लाई। ये देखो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है। इसमें क्या बोल रखा है कि आरएमएस वोल्टेज दिया 220, हमें 50 हर्ट्ज दिया हुआ है, रेजिस्टर का रेजिस्टेंस दिया हुआ है, कैपेसिटर का रिएक्टेंस दिया हुआ है। तो तुम्हें पता है भाई रेजिस्टेंस अगर हम यूज़ करेंगे तो रेजिस्टेंस हमारे पास इस तरह से, अगर हम फेजर डायग्राम बनाते हैं तो इधर रेजिस्टेंस आ जाएगा 20 ओम्स का, कैपेसिटेंस का नीचे जाता है कितना जाएगा 25 ओम का, और इंडक्टेंस वाले का ऊपर जाएगा कितना होगा 45 का, तो 45 डिग्री, सॉरी सॉरी 45 ओम्स का। तो ये इंडक्टेंस वाला है, ये कैपेसिटेंस वाला है। तो अगर मैं नेट देखता हूँ तो नेट हमारे पास क्या बन जाता है, दैट नेट विल बी इक्वल टू व्हाट, 20 ओम्स नीचे और यहाँ पर भी 20 ओम्स। तो अब अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो नेट जो हमारा बनने वाला है Z, वो हमारे पास आ जाएगा 20√2 ये, और ये आ जाएगा कितना 45 डिग्रीज का, राइट। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि भाई जो वोल्टेज है ना वो लीड करेगा आपका, है ना। तो जो वोल्टेज है, नेट वोल्टेज वो लीड करेगा उससे, यानी करंट लैग करेगा बेसिकली। तो हमें वो नहीं निकालना, हमें आई आर एम एस निकालने बोला था। तो हमारे पास उन्होंने बोलता करस्पॉन्डिंग करंट सेकंड फेज एंगल, तो फेज एंगल तो सीधा हमारे पास कितना 45 डिग्री हो गया, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 45 डिग्री हमारे पास दो ऑप्शन में दे रहा है। अब करंट भी निकाल लो भाई, आर एम एस करंट ही पूछ रहे होंगे कि टाइम तो दिया नहीं है। तो बेसिकली 220 होल डिवाइड बाय कितना निकाल लो, 20√2 से डिवाइड कर दो। तो हाउ मच विल दैट गिव यू, जस्ट सी। तो अराउंड 11/√2 आ जाएगा। तो 11√2/2 कर लो, हाउ मच इट कम्स आउट टू बी। तो इसका हो जाएगा हमारे पास, लेट्स सी, इसको मैं डायरेक्टली निकाल देता हूँ। तो 11√2, तो 7.78 के आसपास आ जाएगा, लगभग 7.8 के आसपास ही आ जाएगा। तो बेसिकली हमारे पास सेकंड वाला ऑप्शन आ जाता है, ये इसका आंसर होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एक और है, द सन रोटेट्स अबाउट इट सेंटर वंस इन 27 डेज, यानी रोटेशन ऑफ सन की बात कर रहे हैं। ये जो सन है हमारा वो अपने डायमीटर के अबाउट किसी ओमेगा से घूमता है, जो कि 27 डेज लगता है। उसका पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन बताना है। अगर उसका डायमीटर ट्वाइस हो गया, मास चेंज नहीं हुआ है, तो हमें पता है एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, कोई एक्सटर्नल टॉर्क है नहीं। तो I1 ω1 मस्ट बी इक्वल टू I2 ω2, बस यही करना है अपने को। तो कितना था 2/5 mr1 स्क्वायर पहले था ω1, 2/5 mr2 स्क्वायर ω2। सो आप देख लो ω1/ω2 कितना हो जाएगा, दैट विल बी R2/R1 का होल स्क्वायर। R2 इज डबल, क्या बोला उन्होंने, डबल है, तो ये 4 टाइम्स हो गया। अच्छा, ओमेगा को लिख सकते हो 2π/t, यानी T2/T1 आप निकाल लोगे तो T2 इज, इस तरह से आप निकाल सकते हैं, T2 इज 4 टाइम्स ऑफ T1, यानी 4 गुना टाइम हो जाएगा। तो 27 दिन लगते थे, 27 का 4 गुना कर लो कितना हो जाता है, दुगुना कर दूंगा तो 54 हो जाएगा, 4 गुना 108 हो जाएगा। तो 108 दिन लगेंगे। तो आपका फोर्थ ऑप्शन आसानी से आ जाएगा, इसमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन ही करना था। अच्छा, नेक्स्ट वाला है, अ मॉडल फॉर क्वांटाइज मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी स्टेट्स। अच्छा, इन्होंने बोला यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है, that the flux passing through the orbit of the electron is n times of h by e, where n is an integer, h is Planck's constant, and e is the magnitude of the electron's charge. According to the model, the magnetic moment of an electron in its lowest energy state will be. उन्होंने बोला भाई लोएस्ट एनर्जी स्टेट में क्या होगा। अब ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में घूम रहा है। तो देखो भाई हो क्या रहा है यहाँ पर, इन्होंने बोला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, एक मिनट, मैग्नेटिक फ्लक्स जो उन्होंने बोला है वो तुम्हारा दिया जाता है कितने से, एन टाइम्स ऑफ एच बाई ई। हमें ग्राउंड स्टेट की बात करनी है, तो ग्राउंड स्टेट में हमारे पास क्या हो जाएगा, एच बाई ई हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है वो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में घूम रहा है, तो उसके ऊपर एक इनवर्ड फोर्स लग रहा होगा। और जब कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में घूमता है तो हमने देखा है कि भाई आर कैसे दिया जाता है, दैट इज एम बी बाई क्यू बी होता है, या इस केस में ई भी हो जाएगा। तो हमें बोला कि भाई म्यू निकालो। तो म्यू कैसे निकालेंगे, म्यू इज नथिंग बट करंट प्रोड्यूस इनटू एरिया इनसाइड। तो पाई आर स्क्वायर ये करोगे, आर रेडियस में घूम रहा है। तो करंट क्या होता है, करंट सिंपल भाई कैसे निकालोगे, ई चार्ज घूम रहा है, कितने टाइम में घूम रहा है निकाल लो, 2πr का लेंथ है और v स्पीड से चल रहा है, तो बेसिकली EV/2πr हो गया। तो बेसिकली क्या बना, EV/2πr इंटू पाई आर स्क्वायर, ये तुम्हारा म्यू आ जाएगा।
अब देखो यहाँ से तुम वी बाई आर निकाल लो कि वी बाई आर क्या बनता है। तो आप देख लो, अगर मैं यहाँ पर दिखाता हूँ तो यहाँ से अगर मैं करूँगा तो वी बाई आर विल बी इक्वल टू ई बी अपॉन एम, ये बन जाएगा। तो रख दो यहाँ पर, तो बेसिकली ई अपॉन टू पाई इंटू ई बी अपॉन एम, एंड दैट विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। सो अब बी को आप लिख दो, ग्राउंड स्टेट में कितना है, एच बाई ई है, सॉरी एच बाई ई नहीं है, ये फाई इन ग्राउंड स्टेट है, तो ये हमारे पास होता है बी इंटू पाई आर स्क्वायर के बराबर, राइट। तो बी हमारा क्या बन जाएगा, दैट विल बी एच अपॉन ई पाई आर स्क्वायर। अब इस बी को उठा के नीचे रख दो, तो तुम्हारा क्या बन जाएगा, ई स्क्वायर अपॉन टू पाई एम, और बी बन जाएगा एच अपॉन ई पाई आर स्क्वायर, और ये पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर काट दो, ई भी कट जाएगा, तो ई एच अपॉन टू पाई एम, ये बन जाएगा तुम्हारा। तो ई एच अपॉन टू पाई एम हमारा आंसर आना चाहिए, या एच ई अपॉन टू पाई एम, तो हमारा सेकेंड ऑप्शन हो जाना चाहिए। सेकेंड शुड बी द आंसर इन दिस केस। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारा जल्दी जल्दी देख लेते हैं। देखो सिंपल है, इसमें तो ये वाले क्वेश्चंस तो करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती अपने को। इसमें रॉड दिया हुआ है भाई, 3 रॉड्स दिए हैं, एक का टेम्परेचर 3T है, एक का T है, और आपको T1 T2 का रेशियो निकालना है। तो इसमें ज़्यादा कुछ मत करिए, यहाँ पर सिंपल आप एक काम करिए कि इसको आप करंट प्रॉब्लम कन्वर्ट कर दीजिए, ज़्यादा नहीं। इसको मान लीजिए कि रेजिस्टेंस बन रहे हैं 3, इस तरह से 3 रेजिस्टेंस बन रहे हैं, और हमें 3 पोटेंशियल्स की बात करनी है। यहाँ पर 3T है, यहाँ पर T है, यहाँ पर T1 है, यहाँ पर T2 है। रेजिस्टेंस की बात कर लें तो रेजिस्टेंस हम लोग देख लेते हैं भाई, रेजिस्टेंस क्या दिया जाता है, एल बाई के ए से दिया जाता है थर्मल रेजिस्टेंस। तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले वाले का R1 ये हो जाएगा, R2 हो जाएगा एल बाई के ए, और R3 हो जाएगा अगेन एल बाई टू के ए। तो अगर मैं इसको x मान लेता हूँ तो वो हो जाएगा x बाई टू, और नीचे वाला भी हो जाएगा x बाई टू। बाकी सारी लेंथ मेरे ख्याल से सेम दे के रखी है, ठीक है। ओके, कुछ बोला नहीं है तो मेरे ख्याल से सेम ही मानना है। करंट भाई स्टेडी स्टेट में सेम ही चलने वाला है, तो आप टोटल करंट निकाल लो, कितना हो जाएगा, 2T टेम्परेचर डिफरेंस है, सीरीज में लगे हुए हैं, तो बेसिकली 2x आपका हो जाएगा, बेसिकली T बाई एक्स का आपका टेम्परेचर डिफरेंस है। निकाल लो भाई, आप पहले वाले रॉड के अगेंस्ट में निकाल लो, डेल्टा वी इजल टू आई आर करके। तो डेल्टा वी कितना है पहले रॉड पे, 3T माइनस T1 इजल टू आई आर, टी बाई एक्स इंटू एक्स बाई टू, दैट इज T/2। तो T1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 माइनस T/2 इतना हो जाएगा 5T/2। और अब दूसरी लास्ट वाली रॉड पे लगा लो, तो लास्ट वाली रॉड में कितना है, T2 माइनस टी इज इक्वल टू आई आर, तो T बाई एक्स इंटू वो भी x बाई टू है, तो अगेन T की वैल्यू कितनी आ जाती है, T2 की वैल्यू आ जाती है 3T/2। आपको T1 T2 मिल गए हैं, T1 हमारे पास 5T/2 है, T2 3T/2 है, तो T1 अपॉन T2 कितना हो जाएगा हमारा, दैट विल बी इक्वल टू 5/3। तो ये हमारे पास जो ऑप्शन है वो थर्ड वाला हो जाता है आराम से। तो मैं 20 वाला एक और कर लेता हूँ, बाकी मैं कल एक वीडियो फिर डालूंगा, बाकी बचे हुए क्वेश्चंस भी उसको मैं कर दूंगा। अच्छा देखो 20 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आर सेपरेटेड बाय डी टू स्लैब्स ऑफ, अच्छा इनको प्लेट्स को डी सेपरेशन से उन्होंने सेपरेट करके रखा है, डी इज द सेपरेशन बिटवीन देम, राइट। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात कर रहे हैं, और इसका कुछ कैपेसिटेंस रहा होगा, और डिफरेंट डायरेक्टिव कांस्टेंट K1 K2 ऑफ थिकनेस दिस, पहले मान लो कुछ कैपेसिटेंस रहा होगा इनिशियली, बाद में क्या किया उन्होंने 3D/8 और D/2 का रख दिया, कहीं भी रख दिया फर्क नहीं पड़ता। आपने क्या किया, इन्होंने एक केस में 3D/2 पे रख दिया और एक केस में D/2 पे कर दिया। तो भाई ये हमारे पास 3D/8 है, और ये हमारे पास D/2 है। मान लो इसका K1 है और इसका K2 है, ओके। ड्यू टू दिस द कैपेसिटेंस बिकम्स 2 टाइम्स, यानी अब कैपेसिटेंस डबल हो गया है, लार्जर देन व्हेन देयर इज नथिंग बिटवीन द प्लेट्स, ओके। तो हमें K1 K2 का रेशियो दे के रखा है। अच्छा देखो सिंपल हमारे पास है भाई, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपका कुछ नहीं भरा है उसके अंदर तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है, और अगर इसमें कुछ प्लेट्स रखी हुई हैं तो आपका हो जाता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस समेशन ऑफ द साइज ऑफ द प्लेट्स, कितना है D/2 प्लस 3D/8 कितना करेंगे, दैट विल बी 4 5 5D/8 हो जाएगा, तो 5D/8 समेशन ऑफ प्लेट्स प्लस, फिर क्या करते हैं K से डिवाइड करते हैं, तो हो जाएगा 3D/8 K1 प्लस D/2 K2, ये हमें दिया हुआ है, राइट। और K1 K2 जो हमारे पास है उसमें हमें, ओके ऑल राइट, सो
तो हमें ये दिया हुआ है, तो आपको बताना है K1 की वैल्यू क्या होगी। चलो ठीक है भाई, सॉल्व कर लो। आपका जो C डैश है वो डबल है उसका, आप तो सॉल्व भी करना है, तो C डैश इज डबल ऑफ C। तो रख दीजिए यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, तो 1/d, अच्छा d माइनस 5d/8 कर लो, तो d माइनस 5/8 कितना हो जाएगा, 3d/8 प्लस K1 में निकालना है तो हमारे पास हो जाएगा 3d/8 K1 प्लस K2 हमें दिया हुआ है कितना, इट इज K1/1.25, तो K1/1.25 इज अराउंड हाउ मच, 100/125 विच इज 4/5, यानी बेसिकली K2 तुम्हारा 4K1/5 टाइम्स है। तो रख दो वहाँ पर, तो अगर मैं इसको यहाँ पर रखता हूँ K1 के टर्म्स में, तो तुम्हारा हो जाएगा 5D/8 K1, और ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ये अपॉन डी। करो सॉल्व इसको, तो ये लिखा हुआ था, अब इसको सॉल्व करिए। तो इसको मैं हटा देता हूँ सॉल्व करने के लिए। अब देखो भाई, इसको सॉल्व कर लो, इसको उल्टा कर दो या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो बन जाएगा 3D/2, 3/4 सॉरी, प्लस कितना हो जाएगा 3D/4 K1 प्लस 5D/4 K1, एंड दैट विल बी इक्वल टू डी। नाउ डी को हटा दो हर जगह से, तो 3/4 प्लस ये हो जाएगा 5 3 8 8 2/K1 इज इक्वल टू 1। सॉल्व फॉर दिस, तो 2/K1 इज इक्वल टू 1/4, और K1 की वैल्यू कितनी आ जाती है 8 बस। तो K1 हमने 8 निकाल दिया। एक मिनट, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया हमने यहाँ पर, एक मिनट देख लेता हूँ मैं। 4/5 है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 2C था, एप्सिलॉन/डी था, और ये हो गया है 5 4। अच्छा हाँ, एक गलती कर दी मैंने। मैंने एक गलती यहाँ कर दी थी कि भाई जब मैं कैपेसिटेंस लिख रहा था, तो कैपेसिटेंस में हमने ये जो लिख रहा था ना ε0 A अपॉन, यहाँ पर था D माइनस, तो D माइनस में जब मैं एलसीएम लूंगा तो 7D/8 आ रहा होगा। बाकी सब ठीक किया था हमने, कोई दिक्कत नहीं थी। तो यहाँ पर 7D/8 आया था, तो यहाँ पर जो माइनस करने के बाद जो हमारा आया था वो आपका आ जाएगा D/8, तो यहाँ D/8 आएगा, तो वो थोड़ा सा हमने गलत कर दिया। चलो उसको देख लेते हैं दोबारा से, तो वो कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया। तो यहाँ पर देखो, यहाँ फिर से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा D/4 प्लस नीचे वाले को हम ऐड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा D/K1, तो बेसिकली हो जाएगा 2D/K1 इज इक्वल टू D। सॉल्व फॉर दिस इज 2/K1, दैट विल बी इक्वल टू 3/4। तो K1 की वैल्यू हो जाती है 8/3, तो 8/3 इज हाउ मच, 2 पॉइंट कितना हो जाएगा, 2.66 हो जाएगा, राइट। तो बेसिकली हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट वाला हमारा ऑप्शन बन जाएगा। तो जैसे कि हम देख सकते हैं भाई, ये पेपर थोड़ा टफ तो था, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो सॉल्वेबल थे। जैसे इसमें मैं अपना रिव्यू करूं, तो जो पहला वाला क्वेश्चन था, इट वाज एक्सट्रीमली वेरी टफ, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात की है, मैथ्स की इंफॉर्मेशन नॉलेज चाहिए इसके लिए। तो पहला वाला क्वेश्चन तो कर पाना मुश्किल ही है, इसको तो छोड़ना ही था। दूसरा वाला क्वेश्चन समवॉट डुएबल था, इसमें अगर फॉर्मूला याद है और उसके बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल्स याद है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के, तो आराम से कर सकते थे। तीसरा वाला भी बेसिक कंसेप्ट पे था, ये किया जा सकता था। फोर्थ वन जो है वो भी हमारे पास बेसिक्स ऑफ मैकेनिक्स पे था, इसको भी कर सकते थे, राइट। फिफ्थ वन वाला भी वर्क एनर्जी थ्योरम, बेसिक वर्क एनर्जी थ्योरम पे हो जाएगा। सिक्स वाला भी हमारे पास डुएबल था। सेवन्थ वाले में थोड़ा सा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए थी और थोड़ा मैथ्स इन्वॉल्व था, तो आई वुड से कि भाई मीडियम लेवल का था सेवन्थ वाला। एट्थ वाला थोड़ा सा ओवरकिल हो गया, मतलब इसको वैसे देखा जाए तो लेंदी हो गया एक तरह से, क्योंकि कोई इस तरह से रूल्स यूज़ नहीं करेगा, कोई जनरली ये क्वेश्चन याद भी नहीं करता है। तो इस तरह से तो फास्ट हो जाएगा, लेकिन अगर आप वैल्यूज लेके रखेंगे 0 1 0 ऐसे करके, तो थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन आ जाएगा इसका। नाइन्थ वाला भी डुएबल था, अगर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ईएम वेव्स आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो। टेंथ वन आई विल ऑल्सो से लाइक इट वॉज डुएबल। 11th वन इज़ लाइक फाइन, अगर आपने थोड़ा सा अच्छा लेवल पे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का एप्लीकेशन सीखा है, देन आई थिंक इट वाज डुएबल। 12th वन वाज लाइक इट वाज स्ट्रेट फॉरवर्ड, कुड बी डन। 13 ऑल्सो वही कॉन्सेप्चुअल था। 14th वाला भी हमारे पास था, इन्होंने बस मेंशन नहीं किया कि भाई पहले जो सिलेंडर रखा था उसका टेम्परेचर भी 27 ही होना भी चाहिए, बिकॉज इट इज़ जनरली केप्ट इन अ मेटलिक सिलेंडर, तो आइसोथर्मल कंडीशंस अचीव हो जाती हैं बिकॉज कंडक्टर्स होते हैं मेटल्स।
तो अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे ख्याल से सिर्फ सॉल्विंग था इसमें। 15th वन वॉज बिट ऑन टफ साइड, उसमें डिफ्रेंसिएशन करना था अच्छे लेवल पे। और 16th वन वॉज ऑल्सो राइट फाइन। 17th वन भाई एंग्लो मोमेंटम कंजर्वेशन डुएबल। 18th थोड़ा सा मैं कहूँगा कि भाई डिफिकल्ट साइड में, डिफिकल्ट साइड सॉल्विंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बट सोचने के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि भाई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है और फिर ये चीज़ें क्या बोली हैं, तो मे बी इट कैन बी लिटिल बिट कंफ्यूजिंग। 19th वाला भी किया जा सकता है, इसके ऊपर क्वेश्चंस किए ही जाते हैं, तो आई डोंट थिंक इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड फिर हमारे पास आ जाता है 20 वाला। तो 20 वाला भी फॉर्मूला बेस्ड था, फॉर्मूला अगर सही से आप अप्लाई करेंगे तो आराम से हो जाएगा। तो ठीक है, मैंने अभी के लिए 20 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। मैं कल एक और वीडियो डालूंगा, उसमें मैं आगे वाले सारे क्वेश्चंस पोस्ट कर दूंगा। अभी थोड़ा कंस्ट्रेंट है मेरा टाइम के हिसाब से, इसलिए मैं आज इतना ही पोस्ट कर रहा हूँ। थैंक यू एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट पार्ट।